नमस्कार, मैं हूं कुलदीप अवस्थी। आज हम बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुरेंद्र दुबे जी से। और आज कई सारे इनके अनछुए पहलू को जानेंगे। सुरेंद्र जी, आपको आए हुए विश्वविद्यालय में 1 साल करीब तकरीबन हो रहा है। ऐसे में किस तरह की चुनौतियां आपने पाई थी और अब तक उस पर कितना सुधार कर पाए? पिछले दिसंबर 24 दिसंबर को मैं यहाँ आया कुलपति के रूप में। जी। मेरे मन में विश्वविद्यालय को लेकर के एक कल्पना है और उस कल्पना के आधार पर मैंने इस विश्वविद्यालय को भी देखा और उसमें कुछ नया योगदान करने की चेष्टा की। जैसे सबसे पहले मेरे मन में ये आया कि यहाँ हिंदी विभाग नहीं है, जबकि यह धरती शौर्य की धरती तो है ही, ये साहित्य और संस्कृत की भी धरती है। यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी रेलकर्मी के रूप में रहे हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की यह धरती है। उपन्यास सम्राट वृंदावन लाल वर्मा की यह धरती है। और समकालीन जीवन में कथा साहित्य में मैत्रेयी पुष्पा जैसे कथाकार जो अपनी पहचान बना चुके हैं, उनकी यह धरती है। और इसलिए मुझे लगा कि ये जरूरी ही है और उचित ही है कि यहाँ हिंदी विभाग खुले। और इस दिशा में मैंने प्रयत्न किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूपी गवर्नमेंट से भी मुझे दिशा में सहयोग मिला। यहाँ के स्थानीय विश्वविद्यालय और कार्य परिषद के लोगों ने भी मेरा सहयोग किया। हिंदी विभाग खुला और 1 करोड़ भवन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिया। 7 स्वीकृत पद दिए और एक पंचवर्षीय योजना तक उनके वेतन का व्यवहार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वहन करेगा, इसकी वचनबद्धता भी हमें मिली। और आज आपको कहते हुए संतोष हो रहा है कि हिंदी विभाग खुल गया। 7 पद के सापेक्ष 6 पदों पर नियुक्तियां हो गई हैं। प्रथम वर्ष में प्रवेश और उन छात्र छात्राओं की पढ़ाई शुरू हो गई है। जो 1 करोड़ भवन के लिए भी मिला था, वो भवन भी पिछले 27 फरवरी को महामहिम कुलाधिपति श्री रामनाईक जी ने उसका शिलान्यास किया। आज वो भवन लगभग पूर्ण हो चुका है और आगामी दीक्षांत के समय में उसका लोकार्पण भी महामहिम जी करेंगे। कुलपति जी, आखिरकार क्या कारण है कि शैक्षिक गुणवत्ता कमजोरी, लगातार कोर्सेज बंद होते जा रहे हैं और प्लेसमेंट भी बहुत कम हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि आज के समय में जिस तरह हम बेरोजगारी को देख रहे हैं, दरअसल देखने का नजरिया हमारा थोड़ा अब बदलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, पद कम हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, उस तरह अगर हम देखेंगे तो हमें बेरोजगारी नजर आएगी। लेकिन पिछले 2-2.5 वर्षों से केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था बनाई और जिसमें रोजगार सृजन के साथ साथ युवकों के बीच में यह भाव भरने की कोशिश की गई कि आप स्वरोजगार की ओर भी उन्मुख हों। कोई आवश्यक नहीं कि आप सरकारी नौकरियों में जाएं, मल्टीनेशनल कंपनियों की चाकरी करें। आप अपने रोजगार के लिए अपना स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट इस दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। स्टार्टअप इंडिया इस दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। और तमाम तरह के जो रोजगार परक पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वह भी युवकों के बीच की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए एक प्रमुख कदम होंगे। देखिए, पहले 60 और 40 का रेशियो शासन ने निर्धारित किया था। 60% वेतन और 40% विश्वविद्यालय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य कार्यों में यूज करेगा। पिछले 1-1.5 वर्ष से वो 75 से 80 और 25 से 20 के बीच रेशियो बना कि 75 से 80% वेतन पर और 20 से 25% वो अन्य कार्यों में विश्वविद्यालय के खाते में जाएगा। वित्त अधिकारी महोदय से तो उन्होंने स्वीकार किया कि लगभग 75% के आसपास हम उनके वेतन पर खर्च कर रहे हैं और 25% विश्वविद्यालय के खाते में जाता है जो अन्य कार्यों में खर्च होता है। क्योंकि वेतन के अतिरिक्त भी अन्य व्यवस्थाएं हैं। जैसे लैब है तो वहाँ हमको केमिकल चाहिए, वहाँ लैब है तो हमको उपकरण चाहिए, कक्षाएं हैं तो उसमें
कुर्सी चाहिए, मेज चाहिए, ब्लैक बोर्ड सारी चाहिए, व्यवस्थाएं हैं। सारी व्यवस्था चाहिए, पुस्तकालय है तो उसमें पुस्तकें चाहिए। ये सारा काम उसी धन से होता है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित प्रकृति का एक विश्वविद्यालय है। जी। इसे शासन द्वारा 1 पैसे का भी अनुदान नहीं मिलता। कुलपति जी, कॉर्पस मनी फंड की क्या पोजीशन है और उसके इंटरेस्ट से कहाँ खर्च हो रहा है? जो यहाँ पैसा था पहले, जी वो काफी कुछ मेरे आने के पहले जी लगभग 2/3 हिस्सा उसका निर्माण आदि में खर्च हो चुका था। जी आने के बाद मैंने उस पर एक ड्राइव चलाकर, एक तरह से जी इकोनॉमी ड्राइव, उसको रोकने का प्रयत्न किया कि विश्वविद्यालय के लिए एक जो भी पैसा हमारे पास है, जी उसकी घोषणा मैं अभी नहीं करना चाहता, लेकिन वो लगभग 100 करोड़ के आसपास, तो उस धनराशि को मैं एक अक्षय निधि के रूप में, लॉन्ग टर्म एफडी के रूप में कार्य परिषद से अनुमति लेकर कराना चाहता हूँ। ये मेरी योजना है और मैं समझता हूँ कि अगर कार्य परिषद का सहयोग मिला तो ये निकट भविष्य में 19 तारीख की कार्य परिषद में हम इसको पूरा करवा ले जाएंगे। और यह एक विश्वविद्यालय के इतिहास में मैं समझता हूँ ऐतिहासिक रहेगा, ये बड़ी उपलब्धि होगी। दूर राय नहीं है इसमें। कुलपति जी, विश्वविद्यालय में कई लोग एक ही पद पर कई सालों से हैं, क्या उनका जबकि टाइम हो चुका है उनके आने बदलने का? ऐसा है कि मेरे आने के बाद जी इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है जी और ये पहला वर्ष मेरा अभी पूरा होने जा रहा है। लोगों को और चीज़ों को देखने का एक मेरा अपना निजी नज़रिया ये है कि हर आदमी ठीक होता है, हर और योग्य हैं, अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन कर रहे हैं, वो तो चलेंगे। लेकिन जिनमें कहीं कोई दिक्कत आई है इस 1 वर्ष के अनुभव में, मैं भविष्य में उनके पद परिवर्तन पर भी विचार करूंगा। ये शिक्षकों के संदर्भ में, कर्मचारियों के संदर्भ में भी है कि जो लंबे समय तक एक पटल पर, एक विभाग में, एक जगह पर बैठे हुए हैं, उनमें से काफ़ी कुछ मैंने परिवर्तन किया है और इसकी सूचना पब्लिक डोमेन में भी है, जिनकी बड़ी चर्चा थी। ऐसे चर्चित लोग भी अपने जो पदों से स्थानांतरित हुए हैं, जिनको लगता था कि, या विश्वविद्यालय के कुछ लोगों को भी लगता था कि इनके बिना वो भी इतिहास हुआ, वो इतिहास रचा गया और आप ही लोगों की सूचना और सुझाव पर रचा गया। जिनको लगता था कि मेरे बिना ये विभाग, ये सेक्शन, अनुभाग नहीं चलेगा, वो भी अपने स्थान से हटाए गए और आगे भी इस दिशा में सार्थक कदम उठाए जाएंगे। क्या आपसे बात, आपने लगातार शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, आपको आज कुलपति का दायित्व सौंपा गया है, किस तरह के बदलाव महसूस कर रहे हैं, कितना कम टाइम दे पा रहे हैं परिवार को? एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ऐसा है कि माँ भगवती की कृपा, मैं आस्तिक आदमी हूँ, भगवती का आराधक हूँ और माँ भगवती की कृपा से मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों फल फूल रहे हैं। तो उनके लिए तो मुझे कुछ नहीं करना है, भगवती उनकी रक्षा करें और वो अपने सामर्थ्य से। मेरा बड़ा बेटा एक एसोसिएट प्रोफेसर है एक पीजी कॉलेज में, छोटा बेटा असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर है, सीए किया था, एमबीए फाइनेंस से भी किया था और एक बड़ी कंपनी सैमसंग कंपनी में, आप जानते हैं वो है। मेरी बेटी बाहर है, यूएस है, बेटे दामाद वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो इस तरह जो बच्चों से जिम्मेदारी है उनसे लगभग मैं मुक्त हूँ। जिम्मेदारी से तो पिता कभी मुक्त होता नहीं, लेकिन फिलहाल मुक्त हूँ। डे टू डे के जीवन में मेरा कोई उनके में हस्तक्षेप नहीं है, मेरे में उनका भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। मेरा आशीर्वाद उनके लिए है। पति पत्नी 2 लोग हैं, जहाँ हैं वहाँ, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। लगभग 1-2 दिन के लिए भी मैं कहीं जाता हूँ तो लगभग साथ आते जाते हैं। इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे इस दायित्व से कोई कठिनाई नहीं आ रही है। झांसी आके कैसा लगा आपको? कितना पहले आप झांसी, इसके पहले कैसा टच था आपका? अब आप लगातार यहाँ पे रह रहे हैं, कितना यहाँ देखते हैं? झांसी में कुलपति के रूप में आने के पहले सिर्फ 1 बार आया था, 93 में। यहाँ एक छात्र संगठन का अधिवेशन था, उसमें मैं आया था और उसके बाद कुलपति के रूप में ही आया। और अभी भी किला और विश्वविद्यालय और रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाए तो मैं झांसी का भूगोल नहीं जानता, बता भी नहीं सकता। हाँ, झांसी के आसपास दतिया जाता हूँ माँ का दर्शन करने, ओरछा जाता हूँ भगवान का दर्शन करने, यही सब भूगोल मुझे पता है।
झांसी के प्रति मेरे मन में एक रोमांचक भाव था शुरू से ही। मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा, सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और बुंदेलखंड के इतिहास के बारे में मैं समझता हूँ कि विभिन्न मंचों से मैंने जो अपनी बातें रखी होंगी उसमें लोगों को लगता है कि शायद मैं किसी से कम नहीं जानता, लेकिन वो मेरा सारा अध्ययन का विषय था, वो अनुभव का विषय नहीं था। चाहे वो चंदेलों का इतिहास हो या बुंदेलों का इतिहास हो या महारानी लक्ष्मीबाई बाईसा का इतिहास हो, तो ये अध्ययन का विषय था। यहाँ आने पर मुझे थोड़ा रोमांच का अनुभव हुआ कि मैं बाईसा के नगर में हूँ, मैं मेजर ध्यानचंद के नगर में हूँ, मैं अपने आराध्य कवि मैथिलीशरण गुप्त के नगर में हूँ, वृंदावन लाल वर्मा के नगर में हूँ, अपनी प्रिय लेखिका मैत्रेयी पुष्पा के नगर में हूँ। तो ये मेरे लिए एक रोमांचक अनुभव था और मैंने बहुत दिन तक, महीने 2 महीने तक तो उस रोमांच को भीतर भीतर महसूस किया। आज संयोग ही है कि आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भी नगर और समाज के लिए भी 2 कल्पनाएं थीं और एक तो मैंने काफ़ी हद तक पूरी करने की कोशिश कर ली है कि मैं विश्वविद्यालय को यहाँ के स्थानीय समाज से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहता हूँ। मैं जब आया तो यहाँ अनावृष्टि के कारण अकाल या सूख जैसी स्थिति थी। मैंने अपने कृषि संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों को ये कहा कि आप अपनी सीमा में, अपनी जो भी आपकी सामर्थ्य है उसमें 2, 4, 5 गांव आप गोद लें और वहाँ जाकर के उन किसानों की समस्याओं का समाधान करें। दूसरा, भूगर्भ विज्ञान, अर्थ साइंस हमारे यहाँ है, उनके भी शिक्षकों वैज्ञानिकों से मैंने अनुरोध किया कि भूगर्भ के नीचे जो जल स्रोत हैं उनकी तलाशी में, ढूंढने में आप जो भी मदद कर सकते हो करें। यानी यह विश्वविद्यालय बुंदेलखंड को एड्रेस करता हुआ दिखना चाहिए। और अगर आप लोगों ने समाचार पत्रों से जाना होगा तो इस दिशा में हमारे कृषि संस्थान ने 5 गांव लिए और उन्नत भारत अभियान से जोड़ करके यहाँ और 10 गांव, 15 गांव लिए गए और यहाँ कम वृष्टि में खेती जैसे 2 दिन का और 1 दिन पहले हुआ था 3 दिन के वर्कशॉप किए गए। भारी संख्या में किसानों ने भी भागीदारी की। गो संवर्धन के लिए वर्कशॉप किए गए, उसमें भी किसानों ने भागीदारी की। और इस तरह यहाँ के जन सामान्य के लिए, किसानों के लिए विशेषकर मैंने अपने सीमित संसाधन में जो करने का प्रयत्न था किया। यहीं एक दातार नगर है, वहाँ भी अपने लोगों को मैंने भेजा, फिर बाद में मैं भी गया और वहाँ जो लोग हैं उनके भीतर शिक्षा की अभिरुचि पैदा करने के लिए भी विश्वविद्यालय ने कोशिश की। वहाँ वृक्षारोपण या वहाँ के लोग, आप जानते हैं कि किस प्रकृति के थे, उनकी प्रकृति को मोड़ने के लिए हमारे संस्थान ने भी और हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है। बहुत मुश्किल काम था लेकिन किया है और उसके लिए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। दूसरा एक और प्रस्ताव मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और इसमें झांसी के लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। मैं एक झांसी के सांस्कृतिक, राजनैतिक, साहित्यिक ढंग का एक इतिहास संकलित करना चाहता हूँ कि मेरी झांसी करके, कि झांसी का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, झांसी का सांस्कृतिक इतिहास क्या है, 20-22 इस तरह के, झांसी का साहित्यिक इतिहास क्या है, झांसी की लोक कलाएँ कैसी हैं, झांसी का समाज कैसा है जिसमें बंगाली समाज झांसी में रहा, गोसाई समाज रहा, मराठी समाज रहा है, झांसी का स्थानीय समाज रहा है, झांसी में बुंदेली समाज, बुंदेली लोकगीत आदि। तो इस तरह 20-25 टॉपिक बनाकर उनमें अलग अलग जो उस क्षेत्र के अधिकारी विद्वान हैं उनसे लिखवा करके विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित करने की मेरी योजना है। एक 300-400 पेज की पुस्तक, ताकि वो एक साथ किसी भी पढ़ने वाले, जानने वाले को झांसी का पूरा इतिहास मिल सके। झांसी के बारे में जो कुछ भी वो जानना चाहता है, यहाँ की कलाओं के बारे में, नृत्य कला या यहाँ के भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में, वो सब, यहाँ के साहित्य के बारे में, सारी चीज़ें एक साथ संकलित हो जाएं। तो ये 2 कार्य मेरे
कुलपति जी, लोग देखते हैं कि आज आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ है, लेकिन इसके पीछे संघर्ष का दौर कहाँ चला, कितना संघर्ष जीवन में रहा, यहाँ आप पहुँचे, कितनी कठिनाइयाँ झेली? पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, मैं कोई लग्जरियस जीवन नहीं जीता जी। और जो लोग जानते हैं मेरे इस, ठीक है ये बंगला मुझे पद के नाते मिला और ये जिन किसी पुरखों ने बनवाया उन्होंने अपनी अभिरुचि के हिसाब से बनवाया। यहाँ सुविधा की तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन दरअसल मेरा मन इनमें रमता नहीं। एसी बंद है आपके, इसीलिए? नहीं, एसी बंद है, पंखे बंद है, ये मैं ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी, जी। तो इन सुविधाओं में मेरा मन नहीं रमता। दरअसल सच्चाई है कि ये सुविधाएं बहुत मेरे मन के अनुकूल नहीं हैं। और शुरू में जो आपने कहा था कि फिर मैं उसे दोहराना चाहता हूँ कि हम लोग तो एक स्वयंसेवक हैं। शिविरों में नीचे ज़मीन पर दरी बिछाकर सोने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रोफेसर रहें चाहे वाइस चांसलर रहें। तो प्रकृति और मेरे जीवन का, मानस का निर्माण तो उसी पद्धति से हुआ है और उसे आज भी मैं उसी रूप में जीना चाहता हूँ। खाना पीना एक उम्र के साथ और थोड़ा सीमित हो जाता है, तो वहाँ भी कोई लग्जरियस जीवन नहीं है। मैंने अपने जीवन में, बचपन में मुझे याद नहीं है कि कभी एक आध बार पान खा लिया होगा। हाई स्कूल के पहले, हाई स्कूल के बाद का तो बोध है कि मैं न पान खाता, न बीड़ी पीता, न सिगरेट पीता। शेष आगे जो खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर तो विचार ही नहीं करना है। तो मैं एक बहुत सीमित साधन में जीने वाला व्यक्ति हूँ और यहाँ भी मेरा उतना ही पैसा खर्च होता है जहाँ उतना होता है, बल्कि मुझे कुछ थोड़ी बचत की भी सुविधा हो गई है, क्योंकि मुझे पेट्रोल और मोबाइल आदि के खर्चे थोड़ा सरकारी ढंग से मिल जाते हैं, तो वो बच ही रहा है हमारा वहाँ। तो ये कोई लग्जरियस जीवन नहीं है। हाँ, मैं एक गांव का सामान्य बालक रहा। मेरा गांव थोड़ा कस्बे के करीब है और थोड़ी कस्बाई मानसिकता का है। मेरे गांव के पास हवाई अड्डा है, कुशीनगर के निकट मेरा गांव है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान है कुशीनगर। प्रायः जब हम लोगों ने आँख खोली तभी से देशी विदेशी पर्यटकों को देखने का एक सुयोग मिलता रहा। कुशीनगर में ही गांव में प्राथमिक शिक्षा हुई, बाद में इंटर और बीए तक की शिक्षा मैंने कुशीनगर से की। कुशीनगर के बाद एमए करने गोरखपुर आ गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने हिंदी में स्नातकोत्तर, पीएचडी और फिर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। मेरी जो पहली नियुक्ति हुई थी वो भी मेरे गांव के करीब जो जिला मुख्यालय है कुशीनगर जनपद का, वहीं उदित नारायण डिग्री कॉलेज पडरौना में हुआ। एक प्रवक्ता के रूप में ये दिसंबर 76 में हुआ था और तब से लगातार मैं रिटायरमेंट तक अपने अध्ययन अध्यापन में जुड़ा रहा। अध्ययन का कार्य अभी भी चल रहा है। तो एक गांव से निकलकर यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। सामान्य परिवार का व्यक्ति रहा। मेरे पिताजी प्रायः नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते थे, माताजी ने हम लोगों का पालन पोषण किया और जो भी हम लोगों ने किया माता पिता के आशीर्वाद से किया। कुलपति जी, आपकी रुचि के अनुसार खेल कूद में कैसा था और संघ की तरफ कब मुड़ गए आप? संघ की ओर कब मुड़ गए इसका तो बहुत मोटा मोटी हिसाब देना बड़ा कठिन है। नहीं, इंटर के बाद की बात है कि इंटर के बाद की बात? इंटर से तो ठीक ठीक लग गए। उसके पहले भी हमारे गांव में शाखा लगती थी जी। लेकिन वो वहाँ आना जाना ऐसे ही था, कभी गए कभी नहीं गए। लेकिन संघ के जो लोग प्रचारक रहते थे वो आप जानते हैं कि वो छोड़ते नहीं थे किसी स्वयंसेवक को। इंटरमीडिएट में आने के बाद पांडे जी भी, जिनका नाम मैंने लिया, स्वर्गीय पांडे जी, वो स्वयंसेवक थे, वो स्वयं भी, और प्रयाग के स्वयंसेवक रहे। नानाजी देशमुख के साथ उन्होंने काम किया था। तो उनकी प्रेरणा से एक सीधे तौर पर संघ से जुड़ने का एक अवसर मिला। इमरजेंसी में हम लोगों ने अपनी सीमा में काम किया, क्योंकि उस समय नौकरी मिल गई थी और मेरा जो डिग्री कॉलेज था वो सीपीएन सिंह, जो बाद में उस समय रक्षा मंत्री थे, रक्षा राज्य मंत्री, इमरजेंसी के दौरान कुंवर सीपीएन सिंह, तो उनसे थोड़ा सा एक नई नई नौकरी थी तो थोड़ा दबाव था, इसलिए जेल जाने का सौभाग्य तो नहीं मिला और थोड़ा दब छिप के ही हम लोग काम किया करते थे। लेकिन
इंटर के बाद से सीधे से जुड़ा। बाद में विद्यार्थी परिषद में प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा और प्रांतीय अध्यक्ष होने के बाद फिर धीरे धीरे संघ की मुख्य धारा में आ गया, संघ में अधिकारी के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। कुलपति जी, वर्तमान में आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? कितने घंटे आप सोते हैं, कितने घंटे आप काम करते हैं, और जो अध्यापन कार्य जो आपने छोड़ा नहीं है अब तक, अभी भी आप अध्ययन करते हैं, वो कैसे संभव हो पाता है? सुबह थोड़ा मैं एक्सरसाइज और योग करता हूँ और इसमें मैं 1 से 1.5 घंटे अपना समय लगाता हूँ उठने के बाद से। इसीलिए सुबह मैं प्रायः 10 बजे के पहले किसी से मिलना प्रीफर नहीं करता। वैसे कोई आता है तो सम्मानित ढंग से उनसे मिलता ही हूँ, लेकिन थोड़ा अटपटा हो जाता है क्योंकि आगे का समय मेरा, मैं अध्यापक के रूप में लगभग, आप जानते हैं कि मैंने अभी कहा कि मैं गांव से डिग्री कॉलेज तक जाता था तो 8:30-9 बजे मैं निकल जाता था। 17-18 किलोमीटर पर मेरा वो महाविद्यालय था। यूनिवर्सिटी में भी आया तो यूनिवर्सिटी में भी वही 10 बजे खा पी के हम लोग नाश्ता आया और दोपहर में लंच जैसी कोई कल्पना हमारे मन में नहीं थी। हम लोगों ने अभ्यास नहीं किया, विद्यार्थी जीवन से ऐसा ही अभ्यास चला। 10 बजे खा पी के निकल गए यूनिवर्सिटी और फिर देर तक लौटते थे। तो वही अभ्यास यहाँ भी है। 10:30 यहाँ तो 10 बजे जाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमारा कार्यालय के लोग भी आए रहते हैं, तो उनको व्यवस्थित होने का आधे घंटे का समय मिल जाए। तो 10:30 तक मैं कार्यालय जाता हूँ, 2-2:30 बजे तक कार्यालय रहता हूँ और बीच में आने का भी मैं समझता हूँ कि उन्हीं की सुविधा के लिए, कि वो लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो लें, टिफ़िन वगैरह लाते हैं घर से तो खा पी लें, अन्यथा दोपहर में मेरे खाने की कोई योजना नहीं है। फिर 2:30-3 बजे वापस, 3 बजे 3:30 बजे वापस जाता हूँ। उसके बाद लौटने का कोई समय निश्चित नहीं है, जैसा कार्यक्रम रहता है 3 बजे 4 बजे के बाद लोगों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। तो 5-6 बजे, कभी कभी 7 भी बज जाता है। कोई अतिथि आ गया, सम्मानित अतिथि आ गया तो उनके सम्मान में बैठना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, सुनानी भी पड़ती हैं। तो आ जाता है। आने के बाद चाय पीता हूँ, थोड़ा फिर टहलता हूँ पत्नी के साथ। फिर उसके बाद अपना जो कार्यालय अगर कोई काम बचा हुआ है तो उसको निपटाता हूँ और फिर अपना साहित्य पढ़ने बैठ जाता हूँ। लेट नाइट बहुत सोने का अभ्यास नहीं है, लेकिन 11 तो बज जाता है, 11 बजे सोता हूँ और 5-6 के बीच में उठता हूँ, ये धर्म है। मैं अपनी कोई फाइल दूसरे दिन पर पेंडिंग नहीं रखता। ये मेरा शुरू का अभ्यास है और आज भी इसको मैं निभा रहा हूँ। हाँ, शहर में नहीं हूँ तो फाइल एक से दूसरे दिन जा सकती है, तीसरे दिन जा सकती है। अवकाश पर हूँ, अगर रहता हूँ तो 2-3 दिन की फाइलें भी इकट्ठी होती हैं तो उसको निपटा कर ही मैं आता हूँ। कोई फाइल मेरे यहाँ 1 से 2 दिन से ज़्यादा पेंड नहीं करती, उसे मैं निपटाता रहता हूँ। माह की पहली तारीख को आपने रखा हुआ पॉल्यूशन से राहत के लिए आप खुद भी पैदल जाते हैं, ऐसे में इस तरह की इसमें कितना अच्छा रिस्पांस मिल पाया और ऐसी आगे क्या योजना है विश्वविद्यालय देखते हुए? देखिए, ये मेरे मन का एक भाव था कि इससे 2-3 चीज़ें होंगी। पहला तो यह है कि इससे ऊर्जा संरक्षण भी होगा। जो पेट्रोल और डीजल आदि खर्च हो रहा है उसमें बचत आएगी। दूसरा, इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा। और तीसरा, जो इसका बाई प्रोडक्ट है कि थोड़ी देर बाध्यकारी रूप से भी आप अगर पैदल चलते हैं तो आपके स्वास्थ्य में भी 19-20 फर्क पड़ेगा। तो आते ही मैंने दिसंबर 24 को ज्वाइन किया। 1 जनवरी तो छूट गई, लेकिन 1 फरवरी से मैंने इसको लागू किया और अद्यावधि वो चलता है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर 1 तारीख को अवकाश रहे तो मैंने कह दिया कि नहीं, प्रथम कार्य दिवस, 1 तारीख हटा करके हमने कहा कि प्रथम कार्य दिवस। वो कभी कभी 2 को भी होता है, 3 को भी होता है, 4 को भी हो जाता है अवकाश रहने पर। और इसमें मुझे अपने ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि अपने कर्मचारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सहयोगियों, आने वाले अतिथियों तक का मुझे भरपूर सहयोग मिला। अगर कोई बाहर से अतिथि आता है तो वो भी अपनी गाड़ी लेकर कैंपस में प्रवेश करने की जिद नहीं करता। अगर बता दिया जाता है तो जिद नहीं करता। 1 दिन का यह काम मैं इसे अनुभव के आधार पर और बढ़ाना चाहता हूँ।
अगर इसमें लोगों का सहयोग मिला तो और बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे मन में तो एक भाव था कि काश अगर मेरे इस प्रयोग का अनुभव या प्रयोग का अनुकरण शहर की अन्य संस्थाएं भी करती तो अच्छा होता। लेकिन अभी कहीं से 1 वर्ष बाद भी कहीं से ये चीज़ें सुनने को नहीं मिली कि किसी ने विश्वविद्यालय की इस पहल का अनुकरण करने का प्रयत्न किया। मैं अपील भी करना चाहता हूँ झांसी की जनता से, झांसी के लोगों से, झांसी के अधिकारियों से कि वो अपने यहाँ भी इस तरह की पहल करने का प्रयत्न करें। हम बात कर रहे थे कुलपति जी से, काफ़ी सारी बातें इनसे हुई और उन्होंने एक जो प्रस्ताव दिया है आज झांसी की आम जनता को कि जिसके पास कोई भी जानकारी हो झांसी के इतिहास से जुड़ी हुई, उसको 22 से 23 अलग अलग पार्टों में बांटते हुए वो उपलब्ध कराए, जिससे कि झांसी की जानकारी से संकलित एक पुस्तक का विमोचन विश्वविद्यालय करा सके। कुलदीप अवस्थी, के न्यूज़।